चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, वैसी क्लास आज की 10 मिनट लेट हो गई है आपकी। नमस्ते भैया की। हाँ भाई क्लास आज लेट हो गई थोड़ी सी आपकी, ठीक है। चलो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाए, ठीक है। चलिए तो कल की क्लास में मैं आपको क्या बना रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको क्या सिखाया था, कल की जो क्लास थी मैंने क्या सिखाया था आपको कि भाई आपको सेंटेंस में ऐसा देखने को मिल सकता है वन ऑफ द, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी प्लूरल नाउन आपको दिख सकता है, जैसे मैंने बोला था मान लो यहाँ पे मिल गया कार्स, वन ऑफ द कार्स। फिर मैंने बोला था यहाँ पे एक आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिलेगा विच आर बेस्ट, ठीक है। फिर हमने बोला था यहाँ पे एक आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी इज कमिंग हेयर, ठीक है। इस तरह से जो है मैंने कल की क्लास में आपको कुछ चीजें समझाई थी। किस किस बच्चे को याद है चीज, ठीक है। तो मैंने आपको कल की क्लास में ये भी सिखाया था कि ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपका लगता है इसके पीछे जो प्लूरल नाउन या जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से लगेगा। ये इसका एंटीसीडेंट कहलाता है इसका, ठीक है। और ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी आपकी इसी की वजह से आती है। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है, कल की क्लास में। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें विच भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, और आपका दैट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कल की क्लास में याद है ये चीज। फिर मैंने आपको बताया था कि हु आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, हुम आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, विच आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से काम कर सकता है, और दैट भी आपका सेम है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब कई बार क्या होता है, कल की क्लास में मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेज आपके लिए लेके आया था जिनमें हमने प्रैक्टिस की थी। जरूरी नहीं है आगे ये वन ऑफ द ही आपको देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा और भी बाकी की चीजें हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि ऐसा भी देखने को मिल सकता है दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल। इसके बाद अब यहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिलेगा। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा अब भी ये अपने पीछे के एंटीसीडेंट को ही क्या करेगा, टारगेट करेगा। लेकिन इस बार यहां पे देखो ये वाला जो वन था इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो कहां पे थी, वो यहां पे थी। कहां पे थी, यहां पे थी, है ना। इस एमआर वाजवर हेल्पिंग वर्ब को तो देखते पहचान लोगे, शब्द के देखते पहचान लोगे आप। तो इस बार ये जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब यहीं पे लगी हुई है। तो दिस इज द गर्ल हु, अब यहां पे इसके हिसाब से हम एक चीज इस्तेमाल कर देंगे, हु इज कमिंग हेयर, बस इतना हो जाएगा, क्योंकि इसका काम इस बार यहीं पे खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलती है। दूसरी बात, कल मैंने जो आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे ये वाले, ठीक है, ये वाले जो मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे इनमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, याद है ना सभी को। चलो ठीक है, ठीक है। इनमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि इनमें हमने क्या किया था, ये वाला जो है ना, ये वाला वन जो है आगे वाला जो हमारा सब्जेक्ट था, इसका हमने कहीं भी यहां पे लास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया ना। इसका हेल्पिंग वर्ब कहीं भी अलग से नहीं दिया ना। हमने यहां पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया था ये वाला, ठीक है। इसके बेसिस पे एरर को फाइंड किया था, ऐसे किया था कल, ठीक है, कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए विच नहीं आना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट तो लिविंग थिंग्स है। तो मैंने वुमेन्स के लिए बताया था इन सब के लिए विच नहीं आता, हु या हुम आता है, ऐसा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। ये वाली जो स्लाइड मैंने आपको बताई थी, ये जो स्लाइड है इसको ध्यान से देखना। इसमें सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के एरर देखने थे, ठीक है, एरर देखने हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के एरर आपको देखने हैं। ये नहीं देखना है कि वन का यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, क्योंकि उसमें आप घूम जाओगे, ठीक है। इसमें सिर्फ ये देखो कि इसके हिसाब से क्या मैंने रिलेटिव प्रोनाउन सही इस्तेमाल कर रखा है, क्या टीचर्स के हिसाब से हुम सही है या गलत है, ये चीज हमें यहाँ पे देखनी थी, ठीक है। यहाँ पे बॉयज है, बॉयज के हिसाब से विच ठीक है या गलत है, ये चीज हमने कल की क्लास में यहाँ पे देखी थी और मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वाली चीजें, ठीक है भाई।
अब अगर देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहां पे ये वाली जो हमने अभी बीच में एक एक्स्ट्रा रिलेटिव प्रोनाउन की जो एक क्लोज हमने ऐड की है, ये वाली जो क्लोज हमने ऐड की है, इसमें या तो आपका सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा यानी कि हु, है ना, या फिर आपको आपका ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा विच। किसके लिए? अगर कोई हुमैन होगा तो। अगर कोई निर्जीव वस्तु है, अरे ये क्या लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट में, ये है हुम, ठीक है। अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो वहां पे आपको विच देखने को मिलेगा या दैट देखने को मिलेगा। ये चीज सबको याद है, ठीक है। यहां पे ये जो चीजें हैं, ये अगर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, whom I met, ठीक है, is coming, या फिर आप बोल सकते हैं is going towards market, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे एक चीज देखो, आप चाहो यहां से दो तरह से एरर निकाल सकते हैं। पहला, या तो आप सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के निकाल लो, सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन निकालो। यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हो यानी कि हु आया हो, या हुम आया हो यानी कि ऑब्जेक्ट आया हो, कोई भी आपका आया हो, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। या तो आप इनका कॉम्बिनेशन निकाल के कि भाई एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब होनी जरूरी है, तब आप निकाल लो। अगर कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है आपको, अगर कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसमें हुम का इस्तेमाल करोगे, उसको ऑब्जेक्ट ट्रीट कर दोगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसे इसी को अगर मैं लिखना चाहूं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब यहां पे मैंने लिख दिया दोबारा से हुम, ठीक है, हुम मेट, ठीक है, इज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो क्या है? यहां पे देखो, ये वाला जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से मैंने एक हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगा दी है। ऐसे ही यहां पे ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसकी जो एक हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने यहां पे लगा दी है, ठीक है। अब देखो, हमारे आगे ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हमें ये लिखना होता है, ठीक है। अब ये लड़का, ये सब्जेक्ट की तरह मानना है या ऑब्जेक्ट की तरह, अभी हमें आगे देख लेंगे, लेकिन हमें ये देखना है फिलहाल कि ये फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स वुमेन होते हैं और वुमेन के लिए हु और हुम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स के हिसाब से तो ये ठीक है, फ्रेंड्स के हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं है, यहां पे भी सेम ही लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम आगे देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है मैट, जो मीट होता है, मीट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मैट और इसकी थर्ड फॉर्म भी आपकी मैट ही होती है। तो यहाँ पे एक वर्ब लगी हुई है, क्या लगी हुई है? वर्ब लगी हुई है। तो इस वर्ब का भाई सब्जेक्ट कहां पे है? इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस हुम को हटा के हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है हु की, हमें सब्जेक्ट की जरूरत है। इधर देखो, यहाँ पे भी मैट लगी हुई है, लेकिन मैट के साथ यहाँ पे क्या आया हुआ है? आई आया हुआ है। इसका मतलब इन दोनों का जो कोटा है, इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ भी सेंटेंस में खाली ऐसा नहीं बचा है जो हमें सब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़े। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हुम आ सकता है, ये सही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हुम हम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे गलती से इसको हु कर दूं, फिर इसको भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए या वर्ब चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है। तो ऐसे भी आप इनमें एरर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, क्लियर हुआ ये बात। अब यही बात जो है, ये वाले जो सेंटेंसेस थे, इसमें सिर्फ हमें रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस करनी थी। अगर इन्हीं सेंटेंसेस में हमें इसके हिसाब से और इसके हिसाब से वर्ब लगानी पड़े अलग से, इन दोनों के हिसाब से अलग से वर्ब लगानी पड़े, तो देखो वही सेम सेंटेंस है, इस बार मैं इसमें वर्ब लगा के लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स विच वर लेट यस्टरडे, यही सेम टू सेम स्टूडेंट सेंटेंस है, वन ऑफ द स्टूडेंट विच वर लेट यस्टरडे। अब इसी में मैंने दोनों वर्ब लगा दिए, ठीक है, जहां जहां पे वर्ब की जरूरत है वहां वर्ब लगा दी है। तो यहां पे आप एरर आसानी से निकाल दोगे। भाई इसकी जो वर्ब है वो सबसे लास्ट में मिलेगी, कहां पे? ये रही, लेकिन वर्ब नहीं आना चाहिए, इसके हिसाब से क्या आना चाहिए था? वाज आना चाहिए था। इसके बाद यहां से और यहां तक, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ये आपका क्या है? एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें भी एक वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम whom लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे was were लिखा हुआ है पहले ही, तो इसका मतलब क्या है, हमें ये which को चेक करना है। which को चेक करते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट तो हूं मैंने, तो इसका मतलब which नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, who। अब मैं who लिखूं या whom, ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर वर्ब है तो मैं इसको who लिखूंगा। अगर ये वर्ब नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्ट yesterday या ऐसा कुछ लिखा होता, वर्ब नहीं होती बाई चांस, तो फिर मैं यहाँ पे whom का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। किसका, whom का, ठीक है भाई। हाँ भाई, ये सदा निर्जीव के लिए ही आएंगे। देखो जो आपका दैट है, दैट मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है, इसलिए मैंने कल की क्लास में सिर्फ यही पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। जो आपका, तो गौर से सुनो, जो आपका दैट है उसको आप हु और whom इनकी जगह भी लगा सकते हैं, विच की जगह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट का इस्तेमाल आप दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज और आपको याद रखनी है, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताई थी, अगर एक ही सेंटेंस में आपको दोनों चीजें दिखाई देती हैं, जैसे विच आ गया और दैट आ गया, क्योंकि दैट भी निर्जीव वस्तु के लिए आ सकता है और विच भी निर्जीव के लिए आता है, तो वहां पे आप विच को प्रेफरेंस दोगे, दैट को नहीं दोगे, क्योंकि दैट तो दल बदलू है, वो कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन मैंने एक स्पेशल केस आपको बताया था दैट के बारे में, अगर सेंटेंस में उनमें से कुछ दिखाई देता है उस केस में आप दैट का ही इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलो इसमें देखो, एरर निकाल पा रहे हो ना सब में, ये वन लिखा हुआ है, वन के हिसाब से वर्ब पीछे होनी चाहिए, तो आर नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए। अब यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, तो whom टीचर्स, टीचर्स के हिसाब से who और whom आ जाएगा, whom नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टीच लिखा हुआ है, वर्ब लगी हुई है, तो मतलब ये whom नहीं होना चाहिए, इस बार क्या होना चाहिए, who होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एरर निकालने हैं। वन ऑफ द बॉयज, देखो बॉयज के लिए विच लिख रखा है, क्या होना चाहिए था, who होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि आगे वर्ब है, और यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, ठीक है। वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स के लिए भी इसने whom लिख रखा है, तो who और whom दोनों आ सकते हैं, लेकिन आगे अगर वर्ब है तो भाई इस whom को हटा के हमें who करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, who करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमारा होगा उसको सिंगुलर कर देंगे, क्योंकि ये इसके लिए आ रहा है, ये सिंगुलर शुरू से ही, तो वहां पे सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कल की क्लास में आपको करा दिए थे। मैं कल की क्लास में आपके लिए ये वाले भी लेके आया था, शायद टाइम हो गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इन चीजों को भी करा दूं, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा अगर आपसे मिस हो गया तो बुद्धि से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे हमें कुछ नहीं देखना, अगर वर्ब दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो भी ठीक है, बस हम रिलेटिव प्रोनाउन को उसके पीछे वाले एंटीसीडेंट से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे बस, ठीक है। देखो ही इज द मैन विच, देखो यहाँ पे ये एंटीसीडेंट जो है इसका रिलेटिव प्रोनाउन ही आ गया, विच हेल्प मी, ये आपका वर्ब है। एक बात याद रखना, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने अभी आपको पीछे लिखवाया था, इसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में अगर ये आएगा ना, तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब, देखो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में तो एक ही रहेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट रहेगा तब भी वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तब भी वर्ब आएगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस वर्ब के लिए अलग से एक सब्जेक्ट दिखाई देगा, जैसे मैंने अभी पीछे लिख के बताया था ना, whom I met, ऐसे। तो देखो ऑब्जेक्ट भी है और इन दोनों का अलग से सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बन गया है, ठीक है। चलो तो मैंने आपको क्या बताया है, और वर्ब सेंटेंस में हमेशा रहेगा, ठीक है, हमेशा रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे दिस इज द मैन, ये जो ही है, ही इज द मैन, इसका ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है, इसका तो आगे कुछ मिलना नहीं है अब, क्योंकि इसका कोटे यहीं पे पूरा हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है विच, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पीछे द मैन, तो मैन तो सजीव होते हैं, है ना, तो विच नहीं आना चाहिए, पहली बात क्या आना चाहिए, हु या हुम में से एक आना चाहिए। अब मैं हु लगाऊं या हुम, ये यहां से पता चलेगा, अगर वर्ब है तो मैं यहाँ पे हु लगा दूंगा, और वर्ब नहीं है तो मैं यहाँ पे हुम लगा दूंगा, ये सबसे आसान तरीका है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये प्लूरल है फिलहाल, नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब आनी चाहिए, तो हेल्प आएगा, हेल्प्स आएगा, हेल्प्स आएगा, हेल्प्स आपका सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, दिस इज द बुक हु, अब बुक के लिए हु लगा रखा है, बिल्कुल गलत है, इसके लिए क्या आना चाहिए था, विच आना चाहिए था, और विच तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, ठीक है। दिस इज द बुक विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो लिखा हुआ है दिस इज द, ये मैंने आपको दैट के केस में भी पढ़ाया था, दिस इज द वन, ऐसे कुछ चीजें मैंने बताई थी, नहीं बताई थी, बताई थी। अगर ऐसी चीजें आती हैं तो यहाँ पे आप दैट का इस्तेमाल भी करते हैं, किसका इस्तेमाल भी करते हैं, दैट का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर दैट का स्पेशल केस है
तो फिर आप विच नहीं लगाओगे, आप वहां पे डायरेक्ट दैट को ही लगा दोगे। ठीक है, ये बात जो विच में दैट में मैंने आपको लिखवाई थी आपको याद रखनी है। उसके बाद ये जो बुक लिखा हुआ है ये क्या है, ये सिंगुलर है और इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो आर क्या है, गलत आ जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। ठीक है, एक और देखो, द गर्ल हुम। अब देखो हुम किसके लिए आया है, इस द गर्ल के लिए, और गर्ल का भी कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसका पीछे मिलने वाला है। ठीक है, ये वाला हुम सिंग्स वेल, ये वाला अलग से रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस गर्ल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे लगा रखी है, लेकिन गर्ल तो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज आना चाहिए था वर्ब की जगह। ठीक है, दूसरी बात, होम सिंग्स वेल, अब यहाँ पे सिंग्स क्या है, अलग से एक वर्ब है, तो हुम आना चाहिए, नहीं, क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, हु सिंग्स वेल। ये सिंग्स क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है इस तरह से। द टीचर विच, अब टीचर के लिए विच तो नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, हु या हुम, तो हम हु लिख देते हैं फिलहाल। आगे वर्ब लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हु ही आना चाहिए। अब टीचर का जो वर्ब है वो पीछे आपको देखने को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इज। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां से यहां तक। ठीक है, चलो ये क्लियर है ना आपको, ये चीज क्लियर है ना। एक और देखो, द मैन लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके हिसाब से आएगा। मैन क्या है भाई, मैन तो हुमेन के अंदर आते हैं, तो हुम आ सकता है। इसके सामने देखते हैं रन लिखा हुआ है, इसकी हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पे आई नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब है इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें पीछे कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसका कोटा देखते हैं पूरा करके, हुम रन फास्ट ऑलवेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो हुम है और इसका आगे रन है, रन का मतलब होता है दौड़ना, रन होती है आपकी वर्ब, तो ये वर्ब है, वर्ब के लिए तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, हु आएगा, हु बन गया है। अब यहां से आगे विन का मतलब होता है जीतना, तो इसका द मैन की जो वर्ब है वो क्या है, विन है, तो ये विन नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, विंस आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमें इसमें एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें है, देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब तो यहीं पे आ गई है, अब आगे लिखा हुआ है हु, तो सिटी के लिए हु तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, या तो दैट लिखेंगे या विच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे या विच लिखेंगे। उसके बाद अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस आई का सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है आई, इसका जो वर्ब है वो विजिट यहाँ पे आ गया, इन दोनों का कोटा आपस में पूरा हो गया, ये अब खाली बचा हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। यहाँ पे अगर गलती से हम यहाँ पे हु या हुम लगा रहे होते तो यहाँ पे हुम लगाते, लेकिन ये ठहरी निर्जीव वस्तु, और निर्जीव वस्तु में ये दोनों ही आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो अगर विच आएगा तो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर देगा, दैट आएगा तब भी काम कर देगा, तो यहाँ पे इन दोनों को तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, एक साथ। थर्ड कहां पे, देखो यहाँ पे देखो, थर्ड को मैं एक बार दोबारा से बताता हूं कौन सा बच्चा है, देखो इसको मैं हटा देता हूं पहले। ठीक है, देखो थर्ड को यहां पे लिखा हुआ है द गर्ल। अच्छा एक चीज और देखो, ये रहा, जैसे ये है और ये है, इन दोनों में क्या है, इसके तुरंत बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब का शब्द दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का शब्द दिखाई दे रहा है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है एक बार, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक बार हेल्पिंग वर्ब आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई दी, नहीं दिखाई दी, कोई भी वर्ब की फॉर्म दिखाई दी, नहीं दिखाई दी, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो द गर्ल सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो आपको सेंटेंस में कहीं लास्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहां तक, ठीक है, ये हुम आया किसके लिए है, इस गर्ल के लिए आया है, मैंने बताया था ये जस्ट इसके पीछे जो शब्द होते हैं उनके लिए आता है। तो ये लड़की कैसी है, ये लड़की तो भैया हुमन है, तो हुम आ सकता है, लेकिन हुम तब आएगा जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, लेकिन हमें तो यहाँ पे वर्ब दिख रही है, ये रही वर्ब, सिंग गाना, सिंग्स लिखा हुआ है ऐसे लगा के, तो इसका मतलब क्या है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन उन्होंने तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हुम नहीं, क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हु आएगा और यहाँ पे इसके हिसाब से ये वाली लिखी हुई है, तो ये तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो मतलब यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आना चाहिए था, वाज आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, वाज आना चाहिए था। ठीक है भाई, चलो क्लियर हो गया। और देखो ये, और देखो ये, और मैं आपके लिए लाया था, शायद कल हुआ नहीं था, है ना, इसको और बताओ, द बॉय हु या हुम ब्रेक द गिलास रन अवे। आपको वर्ब को पहचानना आना चाहिए भाई, अगर वर्ब पहचान में नहीं आ रही है तो फिर आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, बताओ जल्दी से, इसको बनाओ फिर आगे और कराता हूं आपको प्रैक्टिस।
लिखा हुआ है द बॉय हुम ब्रेक द ग्लास रन अवे। देखो ये द बॉय लिखा हुआ है, इसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे नहीं आई, तो मतलब कहाँ आनी चाहिए, पीछे आनी चाहिए। अब पीछे से स्टार्ट कर दो, जो भी वर्ब दिखेगी, जैसे ये वर्ब मुझे दिख गई तो ये वर्ब किसकी है, ये वर्ब इसी की है, द बॉय की, ठीक है। उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन चालू हो गया। अब बॉय के लिए हु या हुम तो आ ही जाता है, सजीव वस्तु है ना, हुमेन्स है। हुम ब्रेक द ग्लास, यहां से, ठीक है, यहां तक ये आपका क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। मुझे पता है कुछ ऐसे भी बच्चे हैं उनको ये नहीं पता चल रहा होगा कि सर आप बाद में ये टिक लगा देते हो, यहीं तक क्यों है, ये यहां तक क्यों नहीं आया, यहां तक क्यों नहीं आया। ये इसलिए है कि हमारा अब ये जो सब्जेक्ट बना है, इसकी जो वर्ब बनी है ये ब्रेक, ये हुम नहीं होना चाहिए, पहली बात तो क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए। दूसरी बात ये ब्रेक क्या है, इसकी वर्ब है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ये क्या है, सिंगुलर है, तो ब्रेक की जगह क्या आना चाहिए था, ब्रेक्स आना चाहिए था। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अब ये ब्रेक जो है वर्ब है, वर्ब से हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या और किसको, यानी कि व्हाट और हुम का जवाब लेते हैं, नहीं लेते। तो मैंने बोला क्या तोड़ा, जवाब में क्या आया, गिलास। क्या तोड़ा, गिलास तोड़ा। तो इसका मतलब इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये द गिलास है, इसलिए मैंने यहाँ पे द गिलास तक इसको किया है, आगे और आप समझा दूंगा, ठीक है। इसलिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अपने आप में एक क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है छोटा सा सेंटेंस का भाग है। ये क्लोज वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, बेशक ऑब्जेक्ट हो या ना हो। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऐसा देखने को मिल सकता है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे हुम लिखा होता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वर्ब देखने को मिलेगी, और फिर आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनका पूरा जो एक क्लोज होता है, इसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, वरना सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है। अगर वर्ब ऐसी है जो ट्रांजिटिव है, यानी कि जिसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो आपको ऑब्जेक्ट भी पीछे देखने को मिलेगा, फिर इसका मतलब है कि वो वहीं तक आपका पूरा का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन का क्लॉज है, ठीक है भाई। चलो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां से यहां तक मैंने ठीक कर दिया। अब यहां पे रन लिखा हुआ है, बॉय सिंगुलर है, तो इसको भी क्या कर देंगे, रन्स कर देंगे, सेंटेंस बन गया। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ठीक है, दिस इज द लिखा हुआ है, ये किसका केस है बताओ, ये दैट का केस है या नहीं है, दिस इज द दैट का केस है या नहीं है, बताओ भाई जल्दी से। दिस इज द किसका केस है, दैट का है या नहीं है। दैट के केस में मैंने आपको बहुत सारी चीजें लिखवाई थी ना, सुपरलेटिव डिग्री आएगा, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द लास्ट, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, एवरीवन, समवन, नो वन, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। और जो आपको चीजें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखवाई थी ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान में कुछ चीजें मैंने आपको लिखवाई थी, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, ऐसी चीजें लिखवाई थी, वो भी आपकी जो दैट है उसके केस में आपको देखने को मिलती है। सबको याद है ये चीजें। तो आपको जहां जहां ऐसी चीजें दिखेंगी वहां वहां आप विच का इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर विच आना होगा वहां वहां आप किसका इस्तेमाल करोगे, दैट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे ह्यूमंस आया हुआ है तो फिर आप दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप वहां पे हु और हुम का ही इस्तेमाल करोगे। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द गर्ल, तो गर्ल तो ह्यूमन है। अगर यहाँ पे प्लेस होता, दिस इज द प्लेस, दिस इज द टॉय, दिस इज द कंप्यूटर, तो आप दैट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये तो लड़की है, तो लड़की के लिए तो विच तो वैसे भी नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए या हुम आना चाहिए, ठीक है। अब यहां से ये नया रिलेटिव प्रोनाउन जो है स्टार्ट हो गया है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो लिखा हुआ है दिस इज द, है ना, ये दिस इज जो लिखा हुआ है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो यहीं पे लिख दी, इसका मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे हमें नहीं देखने को मिलेगी। इनमें नहीं थी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, इसलिए आगे मिली, इनमें तो है ना, तो इसमें आगे मिलेगी नहीं हमें। इसका मतलब क्या है, आगे जो भी होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए ही होगा। तो दिस इज द गर्ल हु, अब ये लाइक लिखा हुआ है, ये क्या है, लाइक वर्ब है, ये क्या है, लाइक वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब लिखी हुई है, ये जो वर्ब लिखी हुई है किसके हिसाब से आती है, इसके पीछे जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसके हिसाब से आती है। अब लेकिन आपको एक चीज और देखनी है, इस सेंटेंस में आगे लिखा हुआ है सिंस फोर, क्या लिखा हुआ है, सिंस और फोर, ये कौन से टेंस में इस्तेमाल होते हैं सर, ये होते हैं प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। कौन सा टेंस होता है, वो टेंस होता है सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, वही होता है ना। तो इसका मतलब इसमें ये मत सोचना यहाँ पे लाइक्स कर दूंगा या लाइक्ड कर दूंगा, नहीं। एक चीज और देखो, ये जो लाइक है ये कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब है। मैंने आपको जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो ये मैंने स्टेट वर्ब के अंदर आपको लिखवाया था, कौन कौन सी वर्ब थी वो, एक थी नो, एक थी लाइक, है ना, और भी बहुत सारी थी, जैसे थी सी थी, ठीक है, हैव थी, लव थी, ये बहुत सारी वर्ब्स मैंने आपको लिखवाई थी वहां पे। अब यहाँ पे ये जो लाइक है मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें बिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब स्टेट वर्ब्स आती हैं डायरेक्ट क्या करते हैं,
हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंस फॉर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, यहां से हमें पता चल गया इस्तेमाल लिखा हुआ है, इसको पास्ट में नहीं लेके जाना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई लाइक आना चाहिए, नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका कैसे आएगा, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आई हैव लाइक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लाइक्ड, मोस्ट, उसके बाद ये सीन्स टूवर्ड्स आपका जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे असलियत में क्या आना चाहिए था, हैव लाइक्ड जो है आपकी हेल्पिंग और आनी चाहिए थी। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, इसमें एक सब्जेक्ट और लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है ना अलग से, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है आई और इसके आगे हमने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगा के इसका कोटा पूरा कर लिया, फिर तो हमें यहाँ पे हु की भी जरूरत नहीं है, फिर तो हमें यहाँ पे हु की भी जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, क्योंकि सब्जेक्ट और जो वर्ब है उनका कोटा ऑलरेडी हमारी सेंटेंस में पूरा है, फिर इसका मतलब है अब हमें हु की नहीं, अब हमें हुम की जरूरत है। किसकी जरूरत है, हुम की। दिस इज द गर्ल हुम आई लाइक मोस्ट सिंस 2 years, ठीक है। अब यहाँ पे आई लाइक की जगह हमने आई हैव लाइक्ड कर दिया, सिंस 2 years आपका सेम टू सेम आ जाएगा। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब का कोटा पूरा हो गया है, और यहाँ पे ये जो है हु हम इसको बना नहीं सकते, क्योंकि अगर हु बनाया तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इसको भी वर्ब या आपकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या बनाया है, इसलिए हमने इसको हुम बना दिया है, ठीक है। क्लियर है भाई ये सभी को, इसमें दिक्कत तो नहीं आई ना किसी को। इसमें अलग से आपको क्या दे रखी है, अलग से आपको एक सब्जेक्ट अलग से दे रखा है आई, जब अलग से सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखी है, तो ये तो हुम होना ही चाहिए, है ना। एक और देखो, ही मीट की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी कि इनका कोटा पूरा हो गया, ही मीट अ बॉय, यहां से अलग से रिलेटिव प्रोनाउन चालू हुआ है, ठीक है, यहां तक पूरा पूरा आप लगा सकते हैं। अब देखो ये बॉय है, बॉय के लिए क्या आना चाहिए, बॉय के लिए क्या आना चाहिए, यहाँ पे बॉय के लिए विच तो नहीं आएगा, हु या हुम आएगा, तो मुझे हु लिखना है या हुम, अभी डिसाइड हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका कोई सब्जेक्ट और तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन वाले इस क्लोज में, तो इसका मतलब क्या है कि इसका सब्जेक्ट ये हु ही बनेगा। अगर यहाँ पे बीच में आई होता, आई वाज, जैसे यहाँ पे आई था बीच में, तब तो मुझे इसे हु की जगह हुम करना पड़ता, लेकिन इस बार इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे इस आई को ही, सॉरी ये जो हु जो है इसी को मुझे सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से और वेरीफाई कर लेना, ये सिंगुलर ही होना चाहिए, तो यहाँ पे ये सिंगुलर ही है, ठीक है भाई। क्या समझ में नहीं आया भाई रिया, बता दो मुझे एक बार, लिख के बता दिया करो क्या चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। चलो आगे देखो, बहुत सारी सेंटेंसेज है, लास्ट तक जाते जाते अपना आप समझ में आ जाएगा, और देखते जाओ, जो चीज समझ में नहीं आती उसको वहीं छोड़ दो भाई। मैं आपको अगर मैं आपको 20 सेंटेंस करवाता हूं, 20 सेंटेंस में से एक सेंटेंस आपका समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको, बाकी तो सब समझ में आ रहे हैं, हो सकता है उस सेंटेंस में ही गड़बड़ हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो जो चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर 20 में से 1-2 चीज समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 20 में से 15 समझ में नहीं आ रहे हैं तब दिक्कत है, ठीक है। आगे देखो, आगे वाले और देखो, गौर से देखो, कल की क्लास जिसने नहीं देखी उसी को दिक्कत आएगी और किसी को नहीं आने वाली है। ये लिखा हुआ है द मैन, और इसके आगे डायरेक्ट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, कहीं भी बीच में हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कहीं भी है नहीं है, यहाँ पे इसकी वर्ब थी, यहाँ पे इसकी वर्ब थी, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कोई वर्ब नहीं थी। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन और ये पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है, इन दोनों के बीच में कोई भी वर्ब नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहला वाला सब्जेक्ट है इसकी वर्ब अब सेंटेंस में लास्ट में मिलेगी, ऐसे बताया था मैंने। ऐसे देखो, जैसे ये सी इज है तो इसकी वर्ब तो यहीं पे मिल गई, तो इसका मतलब इसका कोटा तो यहीं पे खत्म हो गया। अब ये जो आगे हुज है इसका ही राज है आगे तक, ठीक है। यहाँ पे देखो द हाउस हु, अब यहाँ पे देखो हाउस और ये रिलेटिव प्रोनाउन, इन दोनों के बीच में कोई भी वर्ब नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये जो हाउस है इसकी वर्ब हमें पीछे देखने को मिलेगी, ठीक है, और इसका लिमिटेड जगह तक राज्य होगा, लेकिन इन सब का आगे तक जो है फैला हुआ है, जिसमें यहाँ पे वर्ब आ जाएगी पहले ही। अब यहाँ पे आ गए, जैसे द मैन हुम, इस मैन की भी यहाँ पे कोई वर्ब नहीं लिखी हुई रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, इसका मतलब इसकी वर्ब मिलेगी पीछे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुम, क्योंकि मैन के लिए हु और हुम दोनों आ जाता है। अभी देखेंगे आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कम हियर यस्टरडे, और यहाँ पे देखो ये इससे आगे एक अलग से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। आपको अगर नहीं पता चल रहा, आपको देखो वहां पे ऐसे निशान लगा के तो देखना नहीं है, आप आगे चलते जाना और आपको दिख जाएगी एक अलग से हेल्पिंग वर्ब जो लगी हुई है। अगर लगी हुई है वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब तो समझ जाओ ये आगे की है, यहाँ नहीं मिलेगी तो वहां जरूर 100% आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कम लिखा हुआ है, कम तो वर्ब है, तो इसका मतलब ये हुम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सिर्फ हु, तो इस तरह से सेंटेंस सही बनेगा। अब जैसे इसकी वर्ब यहीं पे मिल गई, आगे नहीं मिलेगी, आगे तो हुज का ही राज होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो गर्ल है, इस गर्ल के लिए आना चाहिए यहाँ पे हुज, तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, मैंने आपको इनके लिए क्या पढ़ाया है, मैंने आपको इनके लिए या तो हु पढ़ाया है
या मैंने whom पढ़ाया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे फिर से एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है आई, फिर आपका वर्ब लिखा हुआ है और आगे ऐसा कुछ है भी नहीं है, आगे कुछ ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब ये क्या बनने वाला है, ये हु नहीं बनने वाला है, ये whom बनने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब इसका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। और आगे देखो फिर से सिंस फोर लगा हुआ है और आगे यहाँ पे क्या है, नो लगा हुआ है। नो तो आपकी स्टेट वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव नोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैव नोन होना चाहिए। वेरी वेल, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये वाला जो सेंटेंस है वो बन जाएगा, ठीक है। वेरी गुड आरजू, कुछ बच्चों को समझ में आ गया है, जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देख लेना। ये वीडियो आप ही के पास पड़ी रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। अभी कुछ भी नहीं है, अभी एग्जाम नहीं हो रहा आपका, अभी तो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे 15-20 दिन, तब जाके को 50 दिन बाद पेपर होगा। ऐसे ही इसमें होगा, इसको खुद कर लोगे, अभी इसको भी करवाने की जरूरत है। इसकी जो वर्ब है वो पीछे देखने को मिलेगी, ये आगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे इज आना चाहिए, क्योंकि हाउस सिंगुलर है और यहाँ पे हु लगा हुआ है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए हु नहीं विच का इस्तेमाल करते हैं या दैट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके हिसाब से इज आया हुआ है इज रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, ठीक है। और देखो ये भी देखो लिखा हुआ है, आई नो द पर्सन होम डांस यस्टरडे ब्यूटीफुली। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, आई नो द पर्सन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है whom, यहां से रिलेटिव प्रोनाउन चालू हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी वर्ब है, ये वाला जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये लगी हुई, नो वर्ब ही तो है, जिसकी फॉर्म्स बन जाती हैं, जैसे नो है, इसकी सेकंड फॉर्म बन गई न्यू, थर्ड फॉर्म बन गई नॉन, उसी को वर्ब बोल देते हैं। जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनकी वर्ब की फॉर्म्स बन रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो सबके सब आपके वर्ब कंसीडर करे जाएंगे। अब जैसे यस्टरडे लिखा हुआ है, मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ाया था, ये तो टाइम को बता रहा है तो एडवर्ब है, इसकी कोई भैया फॉर्म थोड़ी बन जाएगी, यस्टरडेड ऐसा कुछ नहीं बनेगा। आगे ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, ये क्या, इसकी क्या वर्ब की फॉर्म से बन जाएंगी, नहीं बनेंगी। यहाँ पे डांस लिखा हुआ है, क्या डांस की बन जाएंगी, सर बन जाएंगी। डांस की सेकंड फॉर्म डांस्ड होती है, बना सकते हैं। और पर्सन की बन सकती है, नहीं बन सकती। दा की बन सकती है, नहीं बन सकती। नो की बन सकती है, बन सकती है। तो ऐसे आप वर्ब को पहचान सकते हैं, जिन बच्चों को वर्ब को पहचानने में दिक्कत हो रही है, ठीक है भाई, जिनको दिक्कत हो रही है वो ऐसे पहचान लेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे आई नो, इसका कोटा पूरा हो गया। अब यहाँ पे हु के आगे आगे पूरा जो है वो सब हु का ही राज है, ये पीछे का इसका कॉन्सेप्ट पूरा है। बस हु के जो तुरंत पीछे लिखा हुआ है इसको लेकर के हु हम इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है और इसके लिए हु और हुम आ सकता है। आगे लिखा हुआ है डांस, इसका मतलब वर्ब लिखी हुई है, तो वर्ब को तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे सिर्फ। तो हुम को हटा के क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हु आ जाएगा, हु डांस। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब ये डांस नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा डांस्ड। सेकंड फॉर्म में आप इसको बना दोगे ब्यूटीफुली, आगे लिखा ही हुआ है, ऐसे बना दोगे। सेंटेंस में टेंस भी चेक करना है, रिलेटिव प्रोनाउन भी चेक करना है, और ये जो आगे वाला सब्जेक्ट होता है इसकी वर्ब भी चेक करनी है। 3-4 काम है जो आपको सेंटेंस में चेक करने हैं, ठीक है, तभी आपका सेंटेंस सही बनेगा। चलिए बच्चों ने सही से बना दिया है, वेरी गुड। चलो आगे देखो, आगे लिखा हुआ है दिस इज, देखो इसका पूरा कोटा यहीं पे हो गया। अब ये जो हुम है ना, इसी का राज होगा आगे। हुम फादर, फादर तो एक अलग से सब्जेक्ट आया हुआ है और फादर के आगे आर भी लिखा हुआ है, ऐसा ही है क्या है, ये आर अलग से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे होम भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो गर्ल लिखी हुई है, इस गर्ल के हिसाब से मुझे हु या हुम तो लगाना चाहिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो हुम फादर लिखा हुआ है, इस हुम को और फादर को मैं अलग अलग कंसीडर करूंगा या इन दोनों को एक ही मान लूंगा, बताओ, अलग अलग कंसीडर करूंगा या एक ही मान लूंगा। यहाँ पे ये बात तो फिक्स है कि यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, गर्ल है, सिंगुलर है। ये बात तो फिक्स है कि यहाँ पे आना चाहिए इज, क्या आना चाहिए, इज। अब यहाँ पे मैं हु लिखूं या हुम लिखूं, बताओ। दिस इज द गर्ल, यही वो लड़की है, यही वो गर्ल है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने लगूं हु, अगर मैं यहाँ पे लिखने लगूं हु फादर, सही नहीं लग रहा, हुम फादर आएगा। क्यों आएगा हुम फादर, क्योंकि फादर यहाँ पे अलग से एक तरह से सब्जेक्ट की तरह आपने ट्रीट कर दिया है, ठीक है। ये हुम क्या फादर के लिए आया है, नहीं, ये हुम तो भैया किसके लिए आता है, कल की क्लास में बताया था, इसके लिए आता है, इन गर्ल्स को बताने के लिए आता है। फादर तो अलग है, फादर तो अलग है, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है अपने से पीछे वाली चीजों को बताने के लिए आता है। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का सेलेक्ट किया था, तो इन सभी लड़कों को दिखाने के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया था, और इसके लिए हमने वन ऑफ द लगाया था, वन ऑफ द ऐसे हमने लगाया था, याद है भाई सभी को, ठीक है। चलो आगे देखो, लिखा हुआ है दिस इज द मैन, देखो दिस इज, ये पूरा, दैट इज, दिस इज जो भी है, इनका कोटा पूरा हो गया, यहीं पे हो गया पूरा। दैट इज द मैन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है विच, अब मैन के लिए विच तो आ नहीं सकता, हु या हुम आना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो एक और सब्जेक्ट लगा हुआ है और लगी हुई है वर्ब,
तो इसका मतलब क्या है, ये हु नहीं आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, हुम आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट लगाएंगे तो आगे हमारे पास कोई भी ऐसी वर्ब नहीं बची हुई है जो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का काम जो है चला सके। हमारी सब्जेक्ट का काम नहीं चला पाएगी कोई भी, क्योंकि है ही नहीं आगे कोई भी ऐसी चीज। द कार लगा हुआ है, अब इसके बीच में कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वर्ब मिलेगी सबसे पीछे, ये लगा हुआ है, या कुछ भी हो सकती है, अभी हम देखेंगे। द कार, इसका आगे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब ये कार के लिए हुआ सकता है क्या, कभी नहीं, क्या आएगा, विच आएगा, विच। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रन। तो यहाँ पे कार तो सिंगुलर है, तो इसमें क्या आना चाहिए, रन्स आना चाहिए, और यहाँ पे विच जो है आपका दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर देता है, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब ये कार के लिए हैव आया हुआ है, और हैव की थर्ड फॉर्म हमने लगा रखी है, तो कार तो सिंगुलर है, तो हैव की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे हैव की जगह आना चाहिए हैज, तो यहाँ पे हैव भी नहीं आएगा, हैज आएगा। दिस इज द कार विच रन्स फास्ट हैज ब्रोकन डाउन, ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो बनने वाला है, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट है इनमें, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये बाकी के जो दो हैं खुद बना के देख लेना, ठीक है। ये मैंने वैसे तो आपको ही दिए थे बनाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बच्चों इसमें गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे, तो मैंने ये खुद ही बनवा दिया आके। अब मैं आपको आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास में शुरू कराऊंगा, इसी में ही, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसी में मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। टाइम हो गया कभी आज की क्लास का भी, चलो कोई बात नहीं, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। अब क्या होता है, देखो, अब क्या आपको कई बार ना ऐसे देखने को मिलता है, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है। अब रिलेटिव प्रोनाउन तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, अब आपको क्या देखने को मिलेगी, प्रीपोजिशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, प्रीपोजिशन देखने को मिलेगी। वो प्रीपोजिशन कैसे देखने को मिलेगी, देखो, मैंने बोला राहुल इज प्लेइंग, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। मान लो यहां पे ये बहुत सारे, फुटबॉल अकेला तो खेलेगा नहीं, अकेला खेलेगा क्या फुटबॉल, नहीं, ये बहुत सारे बच्चे हैं, इनमें से एक ये है जिसका नाम है राहुल, इसका नाम क्या है, राहुल है। तो मैंने बोला भाई राहुल क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। जब मैं खाली राहुल के बारे में बताऊंगा तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, खाली राहुल का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैं राहुल के साथ साथ, अगर मैं राहुल के साथ साथ ये जो बच्चे हैं, बाकी के बच्चे भी हैं, इन सबको भी यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो फिर मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, राहुल के साथ साथ मैं और बाकी की चीजों को भी बताना चाहूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा इन बच्चों के लिए along with his friends। ये मैंने अलग से यहां पे ऐड कर दिया, अलग से ऐड कर दिया, या मैं बोल सकता हूं टुगेदर with his friends, ठीक है, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे ये जो शब्द मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ना, ये वाले जो शब्द एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ये शब्द आपके क्या है, प्रीपोजिशन वाले शब्द हैं, ठीक है। इनको मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद जो भी शब्द होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया हिज फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है, इस राहुल के लिए अभी भी हमें किसका इस्तेमाल करना है, इज का ही इस्तेमाल करना है। बस ये लगा लो, इस बार आपका रिलेटिव प्रोनाउन बीच में नहीं आया है, इस बार कुछ प्रीपोजिशन आपके बीच में आ गए हैं, कुछ प्रीपोजिशन वाले शब्द आपके बीच में आ गए हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आपको समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिख रखा है, राहुल लिख रखा है, उसके बाद बीच में टुगेदर विद एक प्रीपोजिशन है, और ये इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अब भी राहुल के लिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो पीछे आ गई है, प्रीपोजिशन आ गया है, इस बार रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आया है। इसमें भी देखो ऐसे ही है, यू विद योर फादर, तो विद क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये क्या है, योर फादर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये यू के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, हेल्पिंग वर्ब का यहां पे इस्तेमाल किया है, गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। ये जो प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये कौन कौन सी हो सकती हैं, ये वाली आपको देखने को मिलेंगी ज्यादातर, इनसे बाहर नहीं जाएगी, ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगी। फिर भी एक आध दो आ जाती हैं, तो भाई उसको आप कॉपी में लिख लेना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आपको ज्यादातर अलोंग विद देखने को मिलेगा, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, फॉर, एज वेल एज, इन एडिशन टू, और विद आपको देखने को मिल सकता है। ये वाली जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। तो इनके बाद इनका तुरंत क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिया अलोंग विद हर फ्रेंड्स। तो ये जो अलोंग विद है इसका ऑब्जेक्ट हमने यहां पे लिख दिया हर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है, अब जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो रिया के हिसाब से आएगी। तो रिया तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे इज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इज। ऐसे ही लिखा हुआ है द मैनेजर
द मैनेजर क्या है, सब्जेक्ट है, और आगे लिखा हुआ है टुगेदर विद, ये क्या है आपकी प्रीपोजिशन है, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो मैनेजर के हिसाब से सिंगुलर यहाँ पे आनी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वाज लिख देंगे, वाज। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है एवरीवन, ये जितनी भी चीजें हैं, एवरीवन, समवन, नोवन, ये सब क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं हमेशा। क्या होती हैं, हमेशा सिंगुलर होती हैं। ठीक है भाई, चलो, जब ये हमेशा सिंगुलर होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, अगर इसके हिसाब से लगेगा तो सिंगुलर लगेगी। आगे देखते हैं, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके हिसाब से इसके आगे जो लिखा हुआ है क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो एवरीवन सिंगुलर है, इसके हिसाब से यहाँ पे भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो हम किसका इस्तेमाल कर देंगे, वाज का इस्तेमाल कर देंगे। दिस बॉक्स, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और ऑफ के बाद इसका ऑब्जेक्ट है। दिस बॉक्स सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपका इज आ जाएगा। माई ब्रदर, माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट एक तरह से, एज वेल एज आपका प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिस्टर्स, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो माई ब्रदर्स के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। ठीक है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इन एडिशन टू, मैंने आपको लिखवाया था ना, ये सारे शब्द जो मैंने लिखे हुए हैं आपको लिखवा रखे हैं। इन एडिशन टू का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ से क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। द टीचर, अगर यहाँ पे होता द टीचर्स, द टीचर्स विद हिज बुक्स, ये विद क्या है, प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, तो टीचर्स क्या हो गया, प्लूरल, तो इसके हिसाब से अब मुझे क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे आर लगाना चाहिए। ठीक है, बस यही इतना ही कॉन्सेप्ट है। इस तरह के एरर भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। छोटी सी चीज है, ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन के आगे बहुत आसान सी लग रही होगी, है ना, हल्की सी लग रही होगी, इसमें हल्की ही है, कुछ नहीं करना होता, बस ये आपको कुछ मैंने जो लिखवा रखे हैं ना, इनको याद रखना। अगर ये आपको तुरंत दिखाई देते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद अगर वो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने को बोलेगा, तो आपको सबसे पहले जो प्रीपोजिशन से भी पहले वाला जो शब्द था, जो सब्जेक्ट था, उसके हिसाब से आपको लगानी थी। ठीक है, उसके हिसाब से आपको अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको इस्तेमाल करनी थी। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। और देखो कुछ और लिखे हुए हैं यहाँ पे, राज एज वेल एज, देखो फिर से वही मिल गया, इसका मतलब राज के हिसाब से यहाँ पे लगेगा तो वांट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वांट्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही, अब टुगेदर विद आ गया, इनकी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही के हिसाब से आ जाएगा वाज। क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द पीपल, ये ऑल द पीपल आपका एक तरह से सब्जेक्ट हो गया पूरा पूरा, इंक्लूडिंग, ये इसका प्रीपोजिशन का पीछे ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑल द पीपल जो है इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को देखोगे। अब एक खूबी बताओ क्या डाउट था, लिख दो, आपको जो डाउट है लिख दो। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताने वाला हूं। कई बार ना आपको ऐसी चीजें देखने को मिलते हैं, ये तो आप डायरेक्ट ही देख लो, इसको अलग से कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होगा, एक ही शब्द को दो बार लिख के देगा, जैसे विलेज लिखा हुआ है, बोलेगा विलेज आफ्टर विलेज, इसका मतलब क्या होता है, गांव के गांव, गांव के गांव। ठीक है, पेजेस आफ्टर पेज, पेज के बाद पेज, पेज के बाद पेज, या पेज ही पेज, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना घर के घर, घर के घर, घर के घर बाढ़ में बह गए, घर के घर बाढ़ में क्या हो गए, बह गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो घर के घर, गांव के गांव, पेज के पेज, ऐसे इस तरह से जो लिखते हैं, है ना, ये सब के सब आपको देखने में तो लगेंगे प्लूरल, लेकिन इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी आएगी सिंगुलर। क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है भाई, चलो क्लियर है, क्या आने वाली है, सिंगुलर आपकी आने वाली है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज आफ्टर विलेज, पहली बात तो यहाँ पे कभी भी ऐसा मत करना, कभी विलेजेस आफ्टर विलेजेस कर दो, ये भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इनके बाद क्या है, सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। पेजेस आफ्टर पेज, देखो ये जो चीज है ना आपको अलग से नहीं छेड़नी है, कभी आप खुद अपनी ओर से छेड़ने लगो, कभी बोलो गाँव के गाँव, गाँव के गाँव, घरों के घर, है ना, घर के घर, ऐसे ये आपको जो लिखा हुआ लिखा रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। आपको एक नाउन आगे मिलेगी और सेम ही नाउन आपको जो है उसके बाद मिलेगी, लेकिन बीच में एक प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो आफ्टर लिखा हुआ है, और भी कोई प्रीपोजिशन आपको देखने को मिल सकती है, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, विलेज आफ्टर विलेज, कुछ भी है बेशक, यहाँ पे सेम नाउन है और ये सेम नाउन है, और यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, तो सिंगुलर हम लगा देंगे वाज आ जाएगा। पेज आफ्टर पेज सिंगुलर लगा देंगे हैज आ जाएगा।
आवर आफ्टर आवर, यानी कि घंटों के घंटे बीत गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो कोई भी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे सिंगुलर लगा देंगे, मैन आफ्टर मैन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। बुक आफ्टर बुक, ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, सिंगुलर लगा दोगे, वाज। डे आफ्टर डे क्या लगा दोगे, सिंगुलर कौन सा है, पासिज, ये है आपका। यानी कि दिनों के दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, किताब की किताब मैंने खत्म कर दी, आदमी के आदमी, ठीक है, तो इंटरव्यू में बुलाए जा रहे हैं। तो किस तरह से भी आपको देखने को मिले, जब भी सेम वर्ब रिपीट होती हुई आपको दिखाई दे, बीच में प्रीपोजिशन हो, तो वहां पे सिंगुलर नाउन का ही आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है भाई। चलो क्लियर हुआ सभी को, हाँ। सब में क्या आएगा आपका, सिंगुलर जो है आपका आने वाला है, सिंगुलर नाउन जो है आपका वो नाउन वर्ब आपका आने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, वो क्या है, अभी टाइम बचा हुआ है क्या आपका, अभी तो भाई टाइम बचा हुआ है, ठीक है। आपकी जो क्लास है ना, वो मैं खत्म करूंगा 2:05 पे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो आपको मुझे वो दिखाना है, ठीक है। ये देखो, उसके बाद फिर हम कल से न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखो ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, अभी मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मैनी, आ, ये मैनी आ ढंग से याद रखना भी आएगा ये, ठीक है। ये जितने भी शब्द हैं आपको देखने में क्या लग रहे हैं, ये सब के सब देखने में लग रहे हैं प्लूरल, ये शब्द प्लूरल देखने में लग रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, ये शब्द सिंगुलर है। अगर कोई शब्द ऐसे लिखा हुआ है, ईच नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी शब्द ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ है, तो ये शब्द अभी क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। लेकिन अगर किसी शब्द में ईच के बाद वही, जैसे हम लिख रहे थे ना, देखो वन क्या है, अभी तो सिंगुलर है, लेकिन जब मैंने इसके बाद लिखा ऑफ द, तो यहाँ पे क्या आया था, प्लूरल आया था, प्लूरल आया था। अब अगर आपको ईच के बाद ऑफ द देखने को मिले, ईच ऑफ द, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फिर प्लूरल आएगा। क्या आएगा, प्लूरल। क्या आएगा, प्लूरल। तो ये प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ये तो अब ये जो ईच है, जैसे यहाँ पे वन था, ऐसे यहाँ पे ईच है, बस वन के लिए सिंगुलर वर्ब आई थी, ईच के लिए भी सिंगुलर वर्ब आएगी। ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, इन सब के लिए क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो शब्द है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मैनी, आ, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये अगर सिंपल ऐसे ही लिखे हुए हैं, तुरंत इनके बाद क्या लगानी है, फिर आपको सिंगुलर नाउन ही लगानी है। जैसे कि ईच कार, ईच कार्स नहीं लिख सकते, ईच कार लिखोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं ईच ऑफ द, तब आप लिखोगे कार्स, तब आपके लिखोगे कार्स लिखोगे। लेकिन अगर देखो, मैंने अभी बताया आपको, इनके बाद क्या आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है, तो नाउन कैसे लगानी है, प्लूरल लगानी है। तो देखो ऑफ आ गया, तो मैंने नाउन कैसे लगाई है, प्लूरल। लेकिन अगर इनके बाद ऑफ नहीं है, तो डायरेक्ट नाउन कैसे लगेगी, तब उस टाइम पे सिंगुलर लगेगी, ठीक है। अब नाउन तो आपकी कैसी भी लग जाए, लेकिन ये खुद तो सिंगुलर है, ये खुद तो सिंगुलर है, ईच, ये ऑफ के लिए ही तो आया है प्लूरल आगे, लेकिन ये ईच, एवरी, पेवरी, ये सब तो सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। ऑफ की वजह से यहाँ पे प्लूरल हमें लगाना पड़ गया, लेकिन ये खुद तो सिंगुलर ही है, इसलिए इनके बाद जो वर्ब है वो आपकी हमेशा क्या रहने वाली है, सिंगुलर ही रहने वाली है, ठीक है। हाँ भाई, सिंगुलर नाउन आएगा, वेरी गुड। कोई बोल रहा है सर, मोर देन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मोस्ट मच का भी यूज हो सकता है क्या? नहीं भाई, मोर ही रहेगा उसमें, मोस्ट का क्यों आएगा, मोस्ट देन कभी आता ही नहीं है, मोस्ट देन कभी आता नहीं है। आपने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा था, एडजेक्टिव नहीं पढ़ा क्या? ये जो देन है, ये देन, देख ये वाला देन, ए वाला, ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, तो यहाँ पे हम ज्यादातर मोर का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक फॉर्म होती है, पॉजिटिव फॉर्म होती है, एक तरह से ऐसा आप लगा लो, ठीक है। मोस्ट किसके लिए होता है इस्तेमाल, ये एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री होती है। कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये चीजें नहीं आएंगी, मोर ही आएगा वहां पे, मोर देन वन, ऐसे ही आएगा, ये मोर ही रहेगा, मोस्ट वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, अब जो मैंने आपको बताया है, ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ईच अगर नॉर्मल आया हुआ है, कोई भी ऑफ ऑफ नहीं है, तो सिंगुलर आपका जो है नाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर ही आएगा, लेकिन नाउन भी सिंगुलर आएगा। अगर उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर रहेगा। अब आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। जिनको रटना है वो रट लो, जिनको समझना है वो समझ लो। जो द नंबर ऑफ है और ए नंबर ऑफ है, इनमें फर्क क्या है, सिर्फ ए और द का फर्क है।
दा का जो मतलब है यहाँ पे, द नंबर ऑफ का जो मतलब है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे संख्या की बात होती है, टोटल संख्या की बात होती है। अब यहाँ पे ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है एक की बात होगी, यहाँ पे टोटल संख्या की बात होगी, टोटल काउंट की बात होगी। लेकिन यहाँ पे जो ए नंबर लगा हुआ है, यहाँ पे मैनी का सेंस देता है, यानी कि एक से ज्यादा का सेंस ये देता है। अब देखो, जब द नंबर ऑफ लिखा होगा, इसके बाद नाउन कैसी लगानी है, प्लूरल नाउन लगानी है। जब ए नंबर ऑफ लिखा होगा, इसके बाद कैसी नाउन लगानी है, प्लूरल नाउन लगानी है। लेकिन यहां पे सिंगुलर नाउन लगानी है, यहां पे प्लूरल सिंगुलर वर्ब लगानी है, यहां पे प्लूरल वर्ब लगानी है। जब भी द नंबर ऑफ दिखेगा, इसके साथ अगर वर्ब आएगी तो वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे कि इसका मतलब क्या है, ये संख्या मतलब टोटल काउंट का मतलब क्या है, जैसे आपके पास 100 के रुपए हैं, ठीक है, नहीं आपके पास मान लो 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं। अगर आप इन 10,000 को अलग अलग देखोगे, ऐसे 100 करके 10,000 को अलग अलग देखोगे तो बहुत सारे नोट हो जाएंगे। लेकिन 10,000 की मैं पूरी गड्डी आपको दे दूं हाथ में, तो वो पूरी जो गड्डी है वो है तो एक ही यूनिट, 10,000 की बेशक है लेकिन है एक यूनिट, तो इनकी टोटल काउंट को दिखा रहा है, इसलिए वहां पे आप द नंबर ऑफ का इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है। और एक ही को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है, नाउन तो प्लूरल आएगी दोनों में। ए नंबर ऑफ में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब आपको देखने को मिलेगी। ये इसके कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जैसे लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी ऑफ आएगा आप जानते हैं इसके बाद तो प्लूरल आपका आना ही आना है, ठीक है। अब जब ए आएगा तो वर्ब भी आपकी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो प्लूरल हमने लिख रखी है। ए में सब में वर्ब प्लूरल मिलेगी। जो आपका द नंबर ऑफ रहेगा, देखो ऑफ के बाद स्टूडेंट्स तो आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज, वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है, ठीक है। ऐसे आपको इसको देखना है। देखो कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे लिखा हुआ है ईच स्टूडेंट। अब ये ईच अकेला लिखा हुआ है, कोई भी इसके बाद ऑफ नहीं है, इसका मतलब सिंगुलर नाउन यहाँ पे लिखनी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, उसमें से हैज लिख दूंगा। एवरी अकेला लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन लिखनी है, एवरी रिव्यू, अरे नाउन तो पहले लिख रखी है। यहाँ पे मैटर, ये है दो, ठीक है। तो मैटर आएगा, मैटर्स, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, मैटर्स आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैटर्स आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आइदर ड्रेस, आइदर अकेला है, कोई भी ऑफ वगैरह नहीं है, तो क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। नाइदर अकेला है, कोई भी आपका ऑफ नहीं है, तो क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, जब भी द नंबर की बात होगी तो इसके बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे भी मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, इज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैनी आ, मैंने आपको बताया था, मैनी आ को ढंग से देख लेना। मैनी आ के बाद भी ये किसका, ये मैनी आ जो है ये वही है जहां पे ईच बिना ऑफ के आ रहा था, वहीं पे लिखा हुआ है ना, देखो मैनी आ कहां पे लिखा हुआ है, जहां पे ईच बिना ऑफ के आ रहा था। तो नाउन भी कैसी चाहिए इसके बाद, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो आपको इसके बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो नाउन तो हमें सिंगुलर दिख गई, इसके बाद वर्ब और सिंगुलर लगानी है, तो हम किसका इस्तेमाल कर देंगे, वाज का इस्तेमाल कर देंगे। नाइदर के बाद क्या देखने को मिला है, ऑफ देखने को मिला है। अगर किसी भी चीज के साथ ऑफ देखने को मिलता है, यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, तो देम प्लूरल है। अब इसके हिसाब से वर्ब लेकिन फिर भी सिंगुलर ही आएगी, तो हम किसका इस्तेमाल कर देंगे, हैज का इस्तेमाल कर देंगे। एवरी लिखा हुआ है, एवरी गर्ल, तब भी किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये गर्ल क्या है, इसका क्या है, नाउन है एक तरह से। अगर यहाँ पे होता एवरी ऑफ द गर्ल्स, ऐसे लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एवरी तो फिर भी सिंगुलर है, बस यहाँ पे नाउन प्लूरल हो जाती है, तब भी हम यहाँ पे हैज का इस्तेमाल करते। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है वो सभी को क्लियर हो गया ना, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 1 या 2 क्लास और आपकी मैं लूंगा, उसके बाद जो है फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन। मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक बार पहले प्रोनाउन को पढ़ा दूं, प्रोनाउन बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका अगर डेट आ जाती है, आपके फॉर्म निकल जाते हैं, तो फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले मैं सबको उनको क्लियर कराऊंगा, बाद में जो कम इंपॉर्टेंट है उनको कराऊंगा फिर, ठीक है। प्रोनाउन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह ये यूज होते हैं, तो आपको मैं प्रोनाउन वाला भी कराऊंगा, ठीक है। चलो, सबको क्लियर तो आ रहा है ना, मतलब क्लियर तो हो रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है ना जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, इसलिए मैं ज्यादा हैवी एग्जांपल भी आपके लिए नहीं लेके आता, वही लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही एग्जांपल छोटे छोटे से सेंटेंसेज आपको देखने को मिलते हैं, बस उनमें ऑप्शन लगे होते हैं और आपके सामने उत्तर भी होता है तब तो। अब तो उत्तर भी नहीं लिखता मैं, तब तो आप सोल्व कर रहे हो, जब उत्तर होगा तब भी सोल्व भी कर दोगे, ठीक है। चलो
ठीक है भाई, ठीक है, आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है, आप ले लो, ठीक है। चलो, तो हम नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। एक बात और, आपकी जो इंग्लिश की क्लास होती थी ना सुबह 11 बजे यूट्यूब चैनल पे, वो अब शाम को 7 बजे हो गई है इंग्लिश की क्लास, ठीक है। और मैं मैम से बोलूंगा कि अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लास जो दोपहर को 1 बजे होती है ना, शाम को आपको ये क्लास 8 बजे मिले। मैं चाहता हूँ कि क्लास आपकी शाम को 8 बजे हो। तो मैं आपको बताता हूँ, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है भाई, आपकी जो क्लास है, मैं हो सकता है कि ये क्लास शाम को 6 बजे चले या रात को 8 बजे चले, इन दोनों टाइम में से किसी एक टाइम में मैं इसको शिफ्ट करवाऊंगा जरूर। दोपहर ज्यादा हो जाती है 1 बजे, ठीक है, तो 1 बजे इसको मैं नहीं रखने वाला हूं, मैं इसको शाम को करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, अब हम नई क्लास में मिलेंगे।